हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको 1 फरवरी जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसका वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि हुबहू जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ही। ठीक है, तो आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, मैं आज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका होगा 2 मार्क्स क्वेश्चन भी और 5 मार्क क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का पूरा देखिएगा, और मैं इस ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें मतलब कि बता दूंगा कि क्या क्या है, कैसे आपको याद करना है। मैं सब कुछ लिख दिया हूँ। इस जो पीडीएफ जो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पीडीएफ को लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको फिर से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब टाइम भी नहीं है। सीधे पीडीएफ निकालिएगा और उसको रट लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम दे के आइएगा। मैं आपका 4 से 5 ऐसे पीडीएफ दूंगा, उसमें श्योर सारे के सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी डाउनलोड करने से पहले पीडीएफ को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में वीडियो और ये सब नोट्स लिखने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात, मैं इंग्लिश में ही बात करूँ, मतलब इंग्लिश में ही सब कुछ समझाऊंगा, बाकी हिंदी में भी सब कुछ लिखा होगा, तो आप हिंदी वाले हिंदी से समझ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, और इंग्लिश वाले को मैं समझाऊंगा ही, तो आप इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, इसे 2 मार्क्स क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें पूछा गया है क्या, इसमें पूछा ये गया है कि आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। करिए, गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच में क्या करना, हमको डिफ्रेंशिएट करना। किसके किसके बीच में, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच में क्या करना, हमको डिफरेंस बतानी है। तो गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, तो पहला डिफरेंस क्या है, गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फिर गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है किसके, मेल और फीमेल गैमेट की। ठीक है, दूसरी एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। करें कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी एम्ब्रियो बनती है उसके बाद जो जाइगोट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, फ्रॉम डिप्लॉइड मियोसाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, और इसका दूसरा डिफरेंस देखिए, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट। करें कि अगर एम्ब्रियो बनानी है तो जाइगोट में क्या करना होगा, रिपीटेड क्या करना पड़ेगा, हमको माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, मियोसाइट में हमको करनी पड़ती है क्या, मियोसिस। मियोसाइट के अंदर क्या करना पड़ता है, मियोसिस, तब बनता है क्या, मेल या फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये डिफरेंस मालूम चल गया। तो आप 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो आप लेके आ जाएगा। इसका रटने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप इसको रट लेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्थेनोजेनेसिस। अब कह रहा है कि पार्थोजेनेसिस का मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, तो पार्थोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द फीमेल गैमेट ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटीफर्स, हनी बी, बर्ड्स जैसे कि लाइक टर्की, अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स विथाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें यह कह रहा है कि पार्थोजेनेसिस एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होता है, ये जो फीमेल गैमेट होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स का, ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाता है। ठीक है, अंडरगो डेवलपमेंट और फॉर्म कर लेता है क्या चीज़ का, न्यू ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स अ पार्थेनोजेनेसिस। का एग्जांपल्स में क्या क्या लिख देंगे, रोटीफर्स, हनी बी, बर्ड्स लाइक टर्की। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी मुझे उतनी कम आती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि मेंशन द फंक्शन ऑफ क्या, एंटीबायोटिक।
क्या है, एंटीबायोटिक का क्या करना है, फंक्शन मेंशन करना है इसमें, एंटीबायोटिक एंटीबॉडी का, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है इसका, तो पहला फंक्शन इसमें हो जाएगा कि एंटीबॉडी गॉट द बैक्टीरिया, एंटीबॉडी गॉट द बैक्टीरिया इन सच वे दैट फेगोसाइट्स आइडेंटिफाई दैम इजली, दिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। दूसरा है एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तीसरा है कि थ्रू कॉम्बिनेशन विथ एंटीजेंस एंटीबॉडी मेक अ माइक्रो मोलिकुल्स इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच इंटरेक्ट विद द वाइटल फंक्शन ऑफ द एंटीजन, दिस इज कॉल्ड द एगुलेटेशन, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज़ के बारे में। अगर और दूसरा क्या करेंगे, अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो ये फंक्शन लिख के उसका क्या करेंगे आप, कि का स्ट्रक्चर है ना एंटीबॉडी का एनसीईआरटी के बुक में, तो उसको बना देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक ना छोड़िए, एनसीईआरटी बुक जो पढ़ते रहिए, बाकी मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको रट लीजिएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, डिफरेंस बतानी है किस किस के बीच में, तो हमको किस में, लिंकेज के बीच में और क्या क्रॉसिंग ओवर के बीच में। तो ये डिफरेंस है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, लिंकेज कीप्स द जीन ऑफ अ क्रोमोसोम्स टुगेदर। क्या लिंकेज में ये होता है कि एक तरह का, ये मान लीजिए जीन हो गया, तो इस पर ए लिंक, ए जीन, बी जीन, सी जीन क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, ठीक है। इस पर ए जीन भी होगा, इस पर बी जीन भी होगा, अगर इस पर सी जीन भी होगा, ठीक है। इसको कहते हैं लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर जो होता है, कोई क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक क्रोमोसोम्स हमारे पास, तो ये क्या होता है कि इसका ये जो होता है एक पार्ट्स दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, यानी कि इसका आधा थोड़ा सा पार्ट टूट के इसमें आके क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो वही बोला है कि क्रॉसिंग ओवर सेपरेट द जीन ऑफ अ क्रोमोसोम्स फॉर्मिंग न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। लिंकेज स्ट्रेंथ इंक्रीजेज ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ द जीन्स, करें कि अगर जितने पास में जीन जितने पास में होंगे उतना ही ज़्यादा इसके बीच में क्या होगा, लिंकेज होगा, जितना दूर होगा उतना ही कम लिंकेज होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज बिटवीन नियर जीन्स, लेकिन इसमें क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है जितनी ज़्यादा पास में होगा, ठीक है। तो डिफरेंस है आपके पास, आपको दे ही दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर उसका आगे, डिफरेंस नंबर 3, इट मेंटेन्स, क्या मेंटेन कर रहा है क्वेश्चन, इट मेंटेन्स द पैरेंटल कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इट चेंज द पैरेंटल कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही है। अरे कि क्रॉस लिंकेज में क्या होता है कि पैरेंटल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखता है, यानी कि इसमें किसी तरह का जेनेटिक चेंज नहीं होने देता है। लेकिन ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, एक क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट्स टूट के दूसरे पार्ट्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्रॉस हो जाता है ना, तो दूसरे जीन बन जाएंगे, तो दूसरे जीन बनेंगे, दूसरे फंक्शन करेंगे, तो इसमें क्या होता है, पैरेंटल कैरेक्टर जो हो जाता है ऑफस्प्रिंग का चेंज हो जाता है। 4 में क्या है, लिंकेज प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बाय द जेनेटिक्स। हाँ, ये तो बात सही है कि जब लिंकेज होता है तो न्यू वेरिएशंस नहीं बन पाता, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसमें क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वैरायटी, यानी कि न्यू वैरायटी को हम क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है, आप जाके जैसे है वैसे लिख के आ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर हम ऊपर से बता दे रहे हैं, बाकी आप इसको रट लीजिएगा। और ये जो है बाकी पढ़े तो आप बहुत होंगे। पूछा गया राइट प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल लिख देनी है आपको, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल होती है, 2 मेन प्रिंसिपल होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है, और एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है आपको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इट इज़ द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑफ द जीन्स इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, इट इन्वॉल्व अल्टरनेशंस इन द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस इन द सेम into the host thereby changing the phenotype of the host, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि राइट ऑन कंट्रोल ऑफ साउंड पोल्यूशन, कि साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो कैसे क्या करेंगे, तो कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। नॉइस मतलब साउंड पोल्यूशन नहीं होता है। फर्स्ट में क्या है, देयर कुड बी डेवलप गैजेट्स टू कंट्रोल नॉइज एट द सोर्स ऑफ नॉइज, ठीक है। करे इस करके ऐसा गैजेट को तैयार करे ताकि वो नॉइज प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी एस्टेब्लिश अवे फ्रॉम द हाई डेंसिटी पोल्यूटेड एरिया, ठीक है।
तीसरा क्या, लाउड स्पीकर शुड बी बैंड कर, जो लाउड स्पीकर उसको क्या कर दिया जाए, बैंड कर दिया जाए तो नॉइज पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। साउंड ऑब्जर्व शुड बी यूज, ठीक है, साउंड को ऑब्जर्व करने वाले सबस्टांस को लगाया जाए ताकि साउंड को ऑब्जर्व हो जाए तो नॉइज पोल्यूशन होगा ही नहीं। फॉर कंट्रोल ऑफ साउंड पोल्यूशन द लॉ शुड बी इन्फोर्स इफिशियंटली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 का आंसर। 7 का आंसर, 7 का भी आंसर मैंने लिख दिया है, 7 का भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है गिव डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरॉन्स एंड द एंटीबॉडीज, ठीक है। इंटरफेरॉन्स और एंटीबॉडी के बीच में क्या करना, बताना है, डिफरेंस बताना है। तो आप इसके बीच में डिफरेंस बता देंगे, इंटरफेरॉन्स के बीच में और क्या, एंटीबॉडीज़ के बीच में, ठीक है। बाकी लिखा हुआ है, ठीक है। इसे देख लेते हैं। दिस आर प्रोड्यूस बाई एनी माइक्रोब्स इन्फेक्टेड सेल, करे कि कोई भी, करे कि माइक्रोब्स इन्फेक्टेड सेल, करे कि हमारा सेल जो होता है जब किसी बाहरी पार्टिकल से इन्फेक्ट होता है तो एक तरह का केमिकल को रिलीज करते हैं, इसको इंटरफेरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स, ठीक है। दूसरा होता है दिस आर प्रोड्यूस बाई ओनली बाई बीटा सेल्स, ठीक है। एंटीबॉडीज जो होते हैं किसके, कौन से सेल से प्रोड्यूस है, बीटा सेल से। दिस आर क्विक इन द एक्शन बट गिव अ टेम्पोररी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रोब्स, ठीक है। लेकिन ये होता है दिस आर स्लो इन एक्शन बट गिव अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। एंटीजन होता है मतलब बाहर से जो भी सबस्टांस आते हैं इसको एंटीजन बोलते हैं। दिस एक्ट इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर काम करता है, और दिस एक्ट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर काम करता है। फॉर्म द बॉडी सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस, और ये फॉर्म द बॉडी थर्ड लाइन ऑफ क्या, डिफेंस। और हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना हमको, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट विल यू डू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, करे कि प्रिवेंट करना क्या, वाटर बॉर्न डिजीज को, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो टाइफॉइड एंड डिसेंट्री लाइक कंटामिनेटेड वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग प्योर वाटर, क्या, प्योर वाटर इन देयर डेली लाइफ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन क्या, इनेट एंड एक्वायर इम्यूनिटी, करे इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर इम्यूनिटी के बीच में क्या करना, हमको डिफरेंशिएट करना है इनेट और एक्वायर इम्यूनिटी के बीच में। तो इनेट इम्यूनिटी इज द काइंड्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी विच परसिस्ट फ्रॉम द बर्थ, करे कि ये इनेट इम्यूनिटी जो होता है एक तरह का नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये जन्म से ही प्रेजेंट होता है। जहाँ पे अगर हम बात करें एक्वायर इम्यूनिटी की तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक था तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा पैथोजेंस के लिए, ठीक है। दूसरा क्या था, ये बर्थ क्या, परसिस्ट फ्रॉम द बर्थ, यानी कि जन्म से शुरू से ही था, लेकिन ये क्या होता है, बाद में डेवलप होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, डेवलप अपॉन मेमोरी बाय द प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स जब होती है उसके बाद डेवलप होता है हमारा एक्वायर इम्यूनिटी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये। तो आप इसको भी याद रट लीजिएगा और लिख के आइएगा, रटने से कोई मतलब नहीं, लिख के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपको, नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जब स्पर्म की जब फॉर्मेशन होती है तो कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। भाई स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो आप इतने तो मालूम ही होगा ही कि स्पर्म किस में बनता है, मेल में बनता है। जब स्पर्म मेल में बनेंगे तो मेल हार्मोन्स ही इन्वॉल्व होगा। इसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा, द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पहला जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एफएसएच कहते हैं। और ये एफएसएच जो होता है पोस्टीरियर प्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएसएच, ठीक है, वेयर द सीक्रेटेड बाय द प्यूटिटरी ग्लैंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनाडोट्रोपिज रिलीजिंग हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये जो हमारा सटीक आंसर आपका, ये जो आंसर जो दिया गया सटीक आंसर है, ठीक है। तो आप इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे करके आएंगे एग्जाम में। बाकी मैं जितना मुझसे मेहनत करनी थी आपके लिए मैं तो कर रहा हूँ। कर व्हाट मेजर शुड बी ऑप्टेड टू प्रिवेंट द कंट्रैक्टिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या कर रहा है यहाँ पे, एसटीडी की बात हो रही है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या करना, हमको कम करना है। तो क्या करना होगा, तो हमको करना क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर मल्टीपल पार्टनर। कर हमको सेक्स को क्या करना होगा, अब अवॉइड करना होगा, यानी कि मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करनी होगी। करे ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, करे कि क्वाइटस के समय में क्या यूज़ करनी है आपको, कंडोम्स, ठीक है। करे इन केस ऑफ डाउट, अगर मान लेते हैं कि अगर आपने बिना मतलब कि आपको डाउट है कि नहीं हो सकता है कि प्रेगनेंसी ठहर सकती है, तो शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाएं फॉर अर्ली डिटेक्शन, करे कि बीमारी होने से पहले आप उसको दिखा लें एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विथ डिजीज, ठीक है। तो आप इसका आंसर लेके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 12।
अब इसके बाद 12 क्वेश्चंस नहीं है। अब हमारे पास आ जाते हैं क्या, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन होंगे आपके पास 5 मार्क क्वेश्चन होंगे। वो जो जितने क्वेश्चन थे 2 मार्क क्वेश्चन थे, अब जो आपके पास जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यानी कि अब जितने क्वेश्चन आएंगे सब 5 मार्क्स वाले, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें। बाकी हिंदी वाले हिंदी आप देख लीजिएगा, हमको हिंदी उतनी आती नहीं है, बाकी इंग्लिश वाले के लिए मैं समझा दे रहा हूँ, आप हिंदी वाले तो पढ़ के समझ सकते हैं। हाउ डज एम्ब्रियोसेक डेवलप इन द एंजियोस्पर्म, डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछेगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। एक पूछा है कि एम्ब्रियोसेक की जो डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म में वो कैसे होता है, उसको स्ट्रक्चर के साथ क्या करने, डिस्क्राइब करें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेवलपमेंट बतानी होगी एम्ब्रियोसेक की, और दूसरी में क्या करना होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ड्यू टू म्यूटिक डिविजन्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, करें कि ये जो है आपका क्या एम्ब्रियोसेक किसमें बनता है, सबसे याद रखनी है पहले क्या, एम्ब्रियोसेक जो बनता है ये बनता है फीमेल फ्लावर के अंदर, ठीक है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस के अंदर फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल। अगर माइक्रो आएगा तो मेल फ्लावर के अंदर, फीमेल बोल रहा है तो मेगास्पोर मदर सेल आ जाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर, इसमें क्या होता है 4 मेगास्पोर बनते हैं। इसमें से 4 में से क्या हो जाते हैं, 3 जो हो जाते हैं डिजनरेट कर जाते हैं, 3 जो होते हैं डिजनरेट कर जाते हैं, और एक फंक्शनल बच जाता है। एक फंक्शनल जो बचता है इसमें से क्या हो जाता है, ये करता है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। एक फंक्शनल जो बचता है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द एम्ब्रियोसेक, ठीक है। इसमें होती है माइटोटिक डिवीजन। कितनी माइटोटिक डिवीजन होती है, 3 माइटोटिक डिवीजन होती है। करें कि पहला माइटोटिक डिवीजन होता है तो 2 सेल बनती है, फिर दूसरा माइटोटिक डिवीजन होता है तो 4 सेल बनती है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब पहला फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होती है, करें कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो होती है तो 2 सेल बनते हैं एम्ब्रियोसेक। जब दूसरी माइटोटिक डिवीजन होती है तो 4 सेल बनते हैं एम्ब्रियोसेक का। और फिर जब तीसरी माइटोटिक डिवीजन होती है तो 4 से क्या बन जाते हैं आपको 8 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोसेक बन जाते हैं, मतलब 8 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। इसमें से 8 सेल जो बनता है, 8 सेल बनता है जो, इसमें से 8 सेल में आपको माइक्रोपाइलर एंड और चलाजा एंड पे 4 डिवाइड कर जाता है, ठीक है। आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर एंड, इसमें से 3 न्यूक्लियाई जो होती है डिफ्रेंशिएट इनटू एग अपरेटस। और एग अपरेटस में कौन कौन सा सेल आता है आपका, एक सेल हो जाएगा और क्या जाएगा सिनर्जीड सेल, ठीक है। तो 2 सिनर्जीड सेल होता है और 1 सेल होता है। 4 माइग्रेट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम द पोलर न्यूक्लियाई। और इसमें से 4 जो बने थे, एक जो सेंटर के पास चला जाता है, ठीक है, चला जाए, ठीक है। और इसमें बनते पोलर न्यूक्लियाई। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो होता है एम्ब्रियोसेक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि 7 सेल होते हैं इसके अंदर और 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल कैसे हुए, 3 सेल इसका 3, फिर एक बड़ा सा सेल 4 और 5 6 7, यानी कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, 3 2 5 5 3 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये अपरेटस आप देख सकते हैं इसमें कि ये अपरेटस कौन कौन से होते हैं। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग अपरेटस विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जीड, क्या 2 सिनर्जीड को एक कंसिस्ट करता है और एक सेल को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो सीधा सीधा लिख किया जाना और ये स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेना। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से, तो यहाँ पे क्या होगा सिनर्जीड सेल होंगे 2 और एक सेल होगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आपको एग अपरेटस को बनाएंगे, ठीक है। और ये जो होगा आपका पोलर न्यूक्लियाई होगा, बाद में फ्यूज करके क्या बनाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा। ये आपका एंटीपोडल सेल, इसको कहते हैं चलाजा एंड। माइक्रोपाइलर का जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा, चलाजा एंड होगा, ठीक है। बाकी जो भी पार्ट्स आप दिखाएंगे, जो भी आप पार्ट्स इसमें दिखाएंगे, जैसे हम दिखाए क्या यहाँ पे एक अपरेटस के बारे में कुछ शब्द लिख दीजिएगा, पोलर न्यूक्लियाई के बारे में कुछ लिख दीजिएगा, एंटीपोडल सेल्स के बारे में लिख दीजिएगा। लिखना क्या आपको समझ ही रहेगा भाई, ये पोलर न्यूक्लियाई जो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। सेंटर में होता है तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूज करता है, फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा। ऐसे ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं कुछ पॉइंट। एंटीपोडल सेल जो होता है 3 होता है, ये एंटीपोडल सेल जो होता है 3 बाद में फ्यूज कर जाते हैं, डिजनरेट कर जाता है। डिजनरेट करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे एम्ब्रियोसेक को। ऐसे ऐसे पॉइंट आपको लिख के आ जानी है। इसमें भी वही पॉइंट लिखा है कि सेंट्रल सेल जो होता है बिलो पार्ट्स ऑफ द एग अपरेटस इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल और इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसके पास क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं विच फ्यूज एंड फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं क्या सेकेंडरी न्यूक्लियस को बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले। करे जैसे ही पोलन ग्रेन्स का जो मेल गैमेट जो होता है, जैसे ही एम्ब्रियोसेक के अंदर इंटर करता है, इंटर करते ही ये क्या हो जाते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है। उसका जाता है हमारे पास एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल जो होता है जस्ट ऑपोजिट होता है, क्या कहाँ होता है, चलाजा एंड पे होता है, ठीक है। और जस्ट ऑपोजिट होता है किसके, माइक्रोपाइलर एंड के। तो 2 पॉइंट यहाँ पे बन जाती है, प्रेजेंट विच आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल और दे डिजनरेट बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद में ये क्या हो जाते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। एक जो होता है फर्टिलाइजेशन के साथ में डिजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर एक हमारा हो गया। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
भाई क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो आप देख लीजिएगा मैं कितना समझाऊंगा, इतना के लिए टाइम चाहिए और शायद मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मेरी भी क्लास रहती है। जब आप भी मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे तो आपको भी लगेगा भाई कॉलेज की क्या लाइफ है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन डिस्कस कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, किसकी कंसेप्ट डिस्कस करनी है? प्रोडक्टिविटी की। दूसरा पूछा है कि व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। फिर राइट अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग इट, मतलब 3 क्वेश्चन पूछ दिया है एक ही क्वेश्चन में। पहले प्रोडक्टिविटी के बारे में आप लिख लेंगे, दूसरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में लिखेंगे, उसके बाद क्या उसका फैक्टर कौन कौन से जो है अफेक्ट कर रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें देख लेंगे कि द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स और बायोमास प्रोड्यूस एट एनी ट्रॉपिकल लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हमारा प्रोडक्टिविटी डिफाइन हो गया। फॉर प्रोडक्टिविटी 3 थिंग्स आर नेसेसरी, कौन कौन से? रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, पर यूनिट एरिया कितना है, एंड यूनिट टाइम कितने टाइम में हो रहा है। प्रोडक्टिविटी इज 2 टाइप, 2 तरह की होती है। एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा तो जानते ही होंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। इट इज़ मेजर एज अ वेट, ये लिखेंगे, याद रहेगा तो, नहीं याद रहे तो छोड़ देंगे। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है इसको लिख लेंगे। प्राइमरी में आता है आपका फिर ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा आपका एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ग्रॉस आप जानते ही होंगे, इसका एक जो आएगा ये इम्पोर्टेंट चीज़ होगा क्या, ये आप ज़रूर लिख के आइएगा ताकि एग्जामिनर का क्या इंप्रेशन आपके ऊपर पड़े कि हाँ बंदा कुछ लिखा हुआ है। कौन सा? ये फार्मूला जो है आप लिख के आइएगा। ठीक है, और फिर नीचे लिख दीजिएगा जीपीपी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आर जो होता है रेस्पिरेटरी लॉस होता है, एनपीपी जो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये आप बना के ही आइएगा, छोड़िएगा मत, लिख के ही आइएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि माइक्रोब्स कैन बी डिक्रीज द यूज ऑफ, माइक्रोब्स क्या होता है कि माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी एक्यूमुलेट करें। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में पूछा है कि हम पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं ताकि क्या हो केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़े। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, वो जो भी दिख रहा है इसमें जो भी सब कुछ लिख दिया हूँ, बाकी आप सब समझ जाएंगे जब पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इसमें बोला मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि हाउ डज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिफर फ्रॉम अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। कैसे जो होता है एक तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है डिफरेंट होता है किससे? मेंडेलियन डिसऑर्डर से। एक्सप्लेन मेंडेलियन डिसऑर्डर विथ एग्जांपल, मेंडेलियन डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करनी है एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ आर जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें दोनों के दोनों जो है एक तरह का क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। कौन कौन से? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर, दोनों क्या तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय द अल्टरनेशंस और म्यूटेशंस इन द सिंगल जीन। ठीक है, one on the other hand the chromosomal disorder are caused due to the absence of excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes। करें कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तब आती है जब क्रोमोसोम के नंबर चेंज होते हैं या उसका स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है तब होता है जब जीन में कोई चेंज हो जाती है, जीन में, जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया में आप सुने ही होंगे कि वेलिन करे क्या, अरे भूल रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन्स एज वी हैव अ स्टडी इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। करें कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़े हैं कि F1 जनरेशन से F2 जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होता है क्या चीज़ का, जीन का, तो वो वैसे पैटर्न को शो करता है। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन द फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें एक बोला कि मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन सा हम इसमें लिख दिया हूँ। ठीक है, कौन कौन सा? हेमोफिलिया, एक ये होता है क्या होता है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब एक आप पेडिग्री का एक स्ट्रक्चर बना देंगे, बाकी हो गया।
अगर आपको ज़्यादा अगर लिखनी है कि नहीं और हमको ज़्यादा लिखना है तो हेमोफीलिया के बारे में लिख के फिर फिनाइलकीटोन्यूरिया मतलब इसमें से 2 को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये जो हम आंसर बताए हैं ना ये 5 से, इसमें से किसी 2 को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे कि हेमोफीलिया जो होता है एक सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। वाइडली स्टडी शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू द सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। ठीक है, आप इसको ऐसे मतलब एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, फिनाइलकीटोन्यूरिया जैसे क्या होता है, इन ब्रेन में एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब ये जो होता है इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज IUDs। करके IUDs मतलब क्या, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। पढ़े तो होंगे आप, कौन से चैप्टर का है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ का है, बताओ, नहीं ना, है ना, नहीं है ना, ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, अब कह रहे कि व्हाट इज IUDs है ना, हाउ डज इट वर्क। करें IUDs इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं और इसका क्या काम होता है। कह रहे कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होता है आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट्स नर्स इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। दिस आर डिफरेंट टाइप फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि नॉन मेडिकेटेड IUDs कौन सा हो जाता है, लिपिस लूप हो जाता है, कॉपर रिलीजिंग IUDs। कॉपर रिलीजिंग को ऐसे याद करेंगे, CU का कॉपर होता है तो CUT मतलब कॉपर टी, कॉपर टी यहाँ पे कॉपर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कॉपर 7 हो जाएगा, कॉपर टी नहीं रहेगा, कॉपर 7 मल्टीलोडर 375। ठीक है, फिर 3 में क्या है कि हार्मोन रिलीजिंग IUDs। तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs कौन सा होता है, तो होता है प्रोजेस्टा शॉट और LNG-20। ठीक है, ये IUDs क्या करता है, IUDs जो होते हैं इंक्रीज कर देते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स विद इन द यूट्रस एंड द CU जो रिलीज होता है, कॉपर आयंस जो रिलीज होते हैं ये सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को। ठीक है, एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को। ठीक है, द हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। ठीक है, करेक्ट IUDs जो होते हैं एक तरह का आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चाइल्ड। करेक्ट IUDs जो होते हैं एक तरह का आइडियल कंट्रासेप्टिव होता है, जो भी फीमेल चाहती है कि हमारा बच्चा जो है क्या हो, डिले प्रेगनेंसी हो, मतलब कि एक बच्चा हो गया तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहे 2-4 साल का, उसके बाद दूसरा बच्चा पैदा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग नोट्स ना लिखिएगा, सीधे मैं PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको यूज कर लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा या आप उसको PDF आप फ़ोन में रख के पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सारे आने लायक है। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स विथ वेल लेवल डायग्राम। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स को स्ट्रक्चर्स को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है और उसके क्या बना देनी है, लेवल कर देनी है इसकी डायग्राम को। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है फाउंड इन मैमल्स। करें कि सारे मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये तो मालूम ही होगा। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। सारे फीमेल मैमल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है मेमोरी ग्लैंड। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्रेस्ड इन ह्यूमन्स। ठीक है, करें इट कंटेंस ग्लैंडुलर टिश्यू। कर इसमें क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड वाले टिश्यू। ठीक है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ इसमें क्या होता है, फैट होता है। करें कि द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द ईट ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब्स में ये डिवाइडेड होता है। एंड इस मेमोरी लोब्स जो होते हैं कंटेंस क्या करते हैं, क्लस्टर ऑफ क्या, एल्वोलाई। ठीक है, और जो सेल होता है एल्वोलाई का ये सीक्रेट करता है क्या चीज़ को, मिल्क को, विच इज स्टोर इन द कैविटी कॉल्ड ल्यूमेंस ऑफ द एल्वोलाई। ठीक है, द एल्वोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स और द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच लोब इज ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। फिर सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन होता है किस वाइडर पार्ट, जिसको हम कहते हैं एम्पुला, जहाँ फूला वहीं एम्पुला, विच इज़ कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बच्चे उसको मिल्क को शॉक आउट कर लेते हैं, यानी कि बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत पूछने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स का मेन फीचर्स क्या होता है, इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मेन फीचर्स जो होता है कैंसर सेल्स का, तो इसका मेन फीचर्स अगर इसमें पूछे ना तो आपको 5 पॉइंट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, 5 पॉइंट लिखनी पड़ेगी ताकि 5 नंबर एग्जामिनर दे सके। कैंसर सेल हैव देयर ऑन अनचेंजेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक है, बट समटाइम्स फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ऑन सेल सरफेस आर सीन। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द कैंसर सेल्स
कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ द सेल इंक्लूजन, ठीक है। तीसरा, सेवरल माइक्रोकॉन्ड्रियल इन द कैंसर सेल्स आर ऑब्जर्व। चौथा क्या है, न्यूक्लियस शो इट्स इंक्रीज शेप, करे कि जिसका न्यूक्लियस बढ़ जाता है एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज इरेगुलर, क्रोमैटिन्स ग्रेनुलेज न्यूक्लियस इरेगुलर एंड डिस्टर्ब, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे और ये भी लिख लेंगे क्या कि कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन सा होता है, कार्सिनोजेंस होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट कार्सिनोजेन होता है, ठीक है। और ये जो कैंसर के कारक जो होते हैं कार्सिनोजेन होते हैं, ये हो सकता है कि केमिकल के थ्रू हो जाए, रेडिएशन के थ्रू हो जाए, बाकी हम जो भी खाते हैं गुटखा बीड़ी दारू शराब, ये सबसे कैंसर कॉजिंग एजेंट ही है सारे के सारे, ठीक है। तभी लिख लेंगे। और कैंसर सेल्स जो होते हैं अनवांटेड ग्रोथ हो जाता है कैंसर के सेल में, इसलिए कहते हैं क्या एक तरह का कैंसर सेल हो गया, ठीक है। इसको नियोप्लाज्म भी कहते हैं। जब आप आगे पढ़िएगा तब आपको मालूम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि व्हाट डू मीन बाई कम्युनिकेबल डिजीज, करे कम्युनिकेबल डिजीज से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं भाई, मतलब एक से दूसरे को फैल सकता है, ठीक है। इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। दूसरा पूछा है क्या, मेंशन 3, करे कि 3 मेंशन करने हैं क्या कम्युनिकेबल डिजीज को। कॉज बाय बैक्टीरिया, किससे कॉज कर रहा है, वो बैक्टीरिया से कॉज कर रहा है, ठीक है। कॉज बाय क्या, बैक्टीरिया, ठीक है। तो देख लेंगे कि सच टाइप ऑफ डिजीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं हम, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। फ्लोइंग आर द 3 कम्युनिकेबल डिजीज, करे कि ये जो है हमारे पास 3 कम्युनिकेबल डिजीज को हम लेके आए हैं। इसमें से सबसे पहले हमारे पास निमोनिया किससे फैलता है, निम्नोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। इसका सिम्टम्स क्या है, फीवर कफ हेडेच आर द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, ठीक है। दूसरा हम ले लिए क्या, ट्यूबरकुलोसिस को टीबी भी कहते हैं, कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका सिम्टम्स क्या हो जाता है, फीवर स्वेटिंग ड्यूरिंग नाइट एंड ब्लड इन द स्पोटम आर कॉमनली सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ठीक है। तीसरा हमारे पास कोलेरा जो होता है एक तरह का कॉज करता है फिब्रियो कोलेरा, ठीक है, कर थ्रू कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर बैक्टीरिया एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका सिम्टम्स जो होता है वोमिटिंग एंड द वाटरी फेसेस हो जाती है, ठीक है। करिए हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए कितने, ये टोटल क्वेश्चन हम इसमें दिए हैं आपको 8। करिए इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 8 हो गए और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको कितना दिया था मैंने, 11। तो 11 8 आपका 19 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आप इस 19 क्वेश्चन को कर लेंगे अच्छे से। बाकी मैं जो है आपको और क्वेश्चंस दूंगा PDF के फॉर्म में ही, तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। हाँ, अगले क्लास के लिए भी आप तैयार रहिएगा। मैं जब भी क्लास लूँगा 2-3 दिन के अंदर में ही आपको मैं 2-3 PDF प्रोवाइड करूँगा, जो कि जिससे आप 2 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे, ठीक है। और 1-2 क्लास में ऑब्जेक्टिव का भी दूंगा जो श्योर क्वेश्चन होंगे, हाँ आने वाले। ऐसे नहीं कि मैं किसी का मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन रहेगा कि हाँ PYQ से कुछ ऐसे, मतलब मैं NCERT बुक से छाँट के निकालूंगा। जैसे कि PYQ भी मतलब कि टकरा सकता है भाई, NCERT बुक से ही तो क्वेश्चन बनती है ना, तो टकरा सकता है भाई PYQ। तो मैं बुक से निकाल के आपको क्वेश्चन भेजूँगा नहीं करवाऊँगा, मतलब कि यूट्यूब पे मैं कराऊँगा और वो PDF भेज दूँगा, तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, सीधे आप PDF लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ कि 5000 क्वेश्चन करवा दूँ क्वेश्चन बैंक लेके। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर करवाऊँगा, बाकी और 80 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं लेक्चर। 200 क्वेश्चन और करवाऊँगा ऑब्जेक्टिव का, उसमें से आपको श्योर एंड श्योर अगर 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मान लीजिए आपका 30-32 तक तो आ ही जाएगा, ठीक है। श्योर नहीं कर सकते 35 मेरे नोट से टकरा जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, जो भी बताऊँ वो 100% आने ही वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप रट लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। बाकी हाँ, जाते समय आप लाइक और शेयर कर ही दीजिएगा, ठीक है।